नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पैरामीशियम के अंतर्गत कॉन्जुगेशन की चर्चा करेंगे। सहयुग्मन की चर्चा करने जा रहे हैं। सहयुग्मन जो प्रक्रिया होती है वह एक सरल प्रकार का लैंगिक प्रजनन क्रिया के रूप में पाई जाती है और इसके अंतर्गत जो दो युग्मक के केंद्रक हैं केवल वही सेलन क्रिया में भाग लेते हैं, फ्यूजन क्रिया में भाग लेते हैं। इनके जो कोशिका द्रव होते हैं वो पृथक पाए जाते हैं। तो ऐसा लैंगिक प्रजनन इसके अंतर्गत जो सेलन प्रक्रिया है, फ्यूजन प्रक्रिया है, उसके अंदर केवल केंद्रक ही युग्मकों के भाग लें, उनके कोशिका द्रव पृथक रहें, इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, सहयुग्मन प्रक्रिया कहते हैं। सहयुग्मन प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले विभिन्न कारक पाए जाते हैं। पहला जो कारक है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं जीवन की, भोजन की कमी, जल की कमी और जो ताप है वातावरणीय वह असमान रूप से पाया जाता है। तो ये जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं ये कॉन्जुगेशन क्रिया को प्रेरित करती हैं। ये जंतु का जो आकार घट गया है, विभिन्न पीढ़ियों से जो प्रजनन कर रहा है लैंगिक प्रजनन, उसके द्वारा इसका जो आकार है निरंतर घटता जाता है, इसकी जो जीवन क्षमताएं होती हैं घटती जाती हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की इसके अंदर विरूपता पाई जाती हैं वह भी इसको कॉन्जुगेशन क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो जीनी संरचना है जो होमोजाइगस प्रकार की पाई जाती है वह भी जंतु को कॉन्जुगेशन क्रिया के लिए प्रेरित करती है। ये जो अंधकार होता है वह भी इसको कॉन्जुगेशन क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये विभिन्न कारक हैं जो कॉन्जुगेशन सहयुग्मन क्रिया को प्रेरित करते हैं। ये जो सहयुग्मन प्रक्रिया है इसकी क्रियाविधि के संबंध में हम चर्चा करेंगे। हमने इसमें पैरामीशियम कोडेटम जाति है उसको लिया है और उसके द्वारा हम इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करेंगे। ये सहयुग्मन प्रक्रिया के अंतर्गत दो जंतु भाग लेते हैं और दोनों के जो संगम प्रकार हैं भिन्न पाए जाते हैं। ये पॉजिटिव प्रकार का है, ये नेगेटिव प्रकार का है। ये दोनों का संगम है वो भिन्न प्रकार का पाया जाता है। और सहयुग्मन प्रक्रिया से पूर्व दोनों जंतु असन क्रिया को रोक देते हैं और जिनके असनकारी जो उपकरण है, कोश की मुख है, कोश की ग्रसनी है, इनकी जो प्रधान है वो सबके सब विलुप्त हो जाते हैं। केवल जो अग्र संकोचनशील रिक्तिका है, पश्च रिक्तिका है, ये बने रहते हैं और दोनों केंद्र इसमें उपस्थित पाए जाते हैं। इनको हम कॉन्जुगेशन से पूर्व प्री कॉन्जुगेंट्स का नाम देते हैं। इनको हम पूर्व सहयुग्मक कहते हैं, सहयुग्मन के पूर्व। अब ये दोनों जो जंतु हैं एक दूसरे के अतितल पर संपर्क करते हैं और संपर्क स्थल पर दोनों की जो पेलिकल होती है वह घुल जाती है और दोनों के मध्य में एक जीव द्रव्य सेतु का निर्माण हो जाता है और इस सेतु के माध्यम से जो विभिन्न पदार्थ हैं दोनों के अंदर आदान प्रदान का किया जा सकता है। तो ये जो दोनों जंतु एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं और दोनों को हम इस अवस्था में कॉन्जुगेंट्स का नाम देते हैं, सहयुग्मकों का नाम देते हैं। अब दोनों जो कॉन्जुगेंट्स हैं, सहयुग्मक हैं, प्रत्येक के अंदर जो गुरु केंद्रक था वह विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है और छोटे वाला जो केंद्रक होता है जो द्विगुणित केंद्रक है यह अष्टसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण करता है। तो यहाँ भी 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो गया है, यहाँ भी 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो गया है दोनों एक्स कॉन्जुगेट्स के अंदर। अब ये जो 4 अगुणित केंद्रक हैं उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ भी 3 विलुप्त हो गए हैं, यहाँ भी 3 विलुप्त हो गए हैं। दोनों में एक जो अगुणित केंद्रक शेष रह गया है। ये जो अगुणित केंद्रक शेष रह गया है यह असमान समसूत्री विभाजन करके
एक बड़े केंद्रक का एक छोटे केंद्रक का निर्माण करता है। ये जो बड़ा केंद्रक है ये मादा ध्रुव केंद्रक के रूप में पाया जाता है और छोटा केंद्रक मादा ध्रुव केंद्रक के रूप में पाया जाता है। ये स्थानीय होता है, एक स्थान पर रहने वाला होता है, और ये प्रवासी केंद्र के रूप में पाया जाता है जो गमन करने में सक्षम होता है। ये अवस्था है, डी अवस्था है, इसके अंतर्गत जो कॉन्जुगेंट्स दो हैं इनके मध्य में छोटे वाला जो केंद्रक है, नर जो प्रोकेंद्रक है, इसका आदान प्रदान पाया जाता है। इसका जो नर प्रोकेंद्रक है इसमें प्रवेश करता है, इसका इसे प्रवेश करता है, और वहां प्रवेश करने के पश्चात में जो बड़े वाला केंद्रक है, मादा केंद्रक है, इससे फ्यूजन कर लेता है, इससे शैलन क्रिया कर लेता है। और शैलन क्रिया करने के फलस्वरूप दोनों में द्विगुणित जो युग्मनज है, जाइगोट है, उसका निर्माण हो जाता है। जाइगोट निर्माण के पश्चात जो युग्मनज निर्माण हो जाता है, इसके पश्चात दोनों जो कॉन्जुगेंट्स हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और इस अवस्था में हम इन्हें एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। इसमें जो युग्मनज है द्विगुणित वह समसूत्री वर्धन करता है 2 बार। इसका भी युग्मनज 2 बार समसूत्री वर्धन करके 4 द्विगुणित केंद्रों का निर्माण करता है। यहाँ भी 4 द्विगुणित केंद्र बनते हैं। तो प्रत्येक जो एक्स कॉन्जुगेंट्स होते हैं उसमें 4 जो द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर दिया गया है युग्मनज के द्वारा। ये जो 4 द्विगुणित केंद्रक है ये यहां पहुंचकर जो असमान समसूत्री विभाजन है उसके माध्यम से 4 छोटे और 4 बड़े केंद्रों का निर्माण करते हैं। जो बड़े केंद्रक होते हैं उनको हम गुरु केंद्र का नाम देते हैं, और छोटे जो केंद्रक होते हैं उनको लघु केंद्रों का नाम देते हैं। ये जो 4 लघु केंद्रक हैं इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, शेष एक रहता है, और इस अवस्था के अंदर 4 गुरु केंद्रक और एक छोटा लघु केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो अवस्था है यह प्रथम द्विविखंडन क्रिया करके 2 पुत्री पैरामीशियम का निर्माण करती है। प्रत्येक के अंदर 2 गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो दोनों 4 गुरु केंद्रक है उसमें 2 यहाँ पहुंच गए हैं, 2 यहाँ पहुंच गए हैं। तो ये छोटे वाला पुनः विभाजन करता है और ये 2 पुत्री केंद्रों के रूप में रूपांतरित होकर एक यहाँ गया है, एक यहाँ गया है। तो इस प्रकार से ये जो अवस्था है पैरामीशियम की, पुत्री जो पैरामीशियम होते हैं प्रत्येक के अंदर 2 गुरु केंद्रक है, एक लघु केंद्रक पाया जाता है। इनका फिर द्वितीय जो प्रकार का द्वितीय जो है अनुप्रस्थ द्विविखंडन क्रिया वो पाई जाती है यहाँ, और उसके द्वारा पुनः जो ये पुत्री पैरामीशियम है ये पुनः 2 पुत्री पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है। ये भी 2 पुत्री पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक के अंदर एक गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक, गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक, इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये जो संतानें हैं जो पैरामीशियम पुत्री पैरामीशियम है प्रत्येक के अंदर तो पैरामीशियम पोडेटम की जो विशेषता होती है एक गुरु केंद्र की, एक लघु केंद्र की, वो इनमें पाई जाती है। तो प्रत्येक जो एक्स कॉन्जुगेंट्स हैं उसे 4 पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है, इससे भी 4 होता है। तो ये सैगमन प्रक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। अंत में हम इस सैगमन प्रक्रिया का महत्व की चर्चा करते हैं। जो सैगमन प्रक्रिया होती है ये एक लैंगिक प्रजनन क्रिया के रूप में पाई जाती है। तो लैंगिक प्रक्रिया जो होती है जंतुओं के आनुवंशिक पदार्थों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं, जिससे जंतु जो होते हैं विभिन्न परिस्थितियों में जीवन जीने की क्षमताओं की बढ़ जाती है। दूसरा जो महत्व है इसका वह है जो गुरु केंद्रक जो काफी समय से इसी जंतु में उपस्थित था वह समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, और इसकी जो संचालन करने की क्षमताएं होती हैं वह घट जाती हैं। तो गुरु केंद्रक होता है वो जंतु के दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है, तो ये संचालन करने की जो इसकी क्षमताएं होती हैं वो समय के साथ घटती जाती हैं और ये बूढ़ा हो जाता है। तो इसका जो नवीनीकरण है बड़े वाले का वो छोटे के माध्यम से यहाँ कर दिया गया है। तो ये अब पुनः उसी आकार में और उसी क्षमताओं के साथ प्रक्रिया करना शुरू कर देता है।
तीसरा जो इसका महत्व है, जंतु जो जिनका आकार घट गया है, जो जंतु कई पीढ़ियों तक लिंग प्रजनन क्रिया करके, विकर्ण क्रिया करके अपनी पीढ़ियों में जा रहे थे, उनकी जो आकार है, उनकी जीवन क्षमताएं हैं, वो घटती जाती है। तो उनका जो पुनर्यौवन प्राप्ति है, पुनर्यौवन प्राप्ति भी इसी क्रिया के माध्यम से संपन्न होती है। जंतु पुनः जो 200 माइक्रोन आकार के हो गए थे, ये अपनी जो 300 माइक्रोन आकार की जो देह है उसको प्राप्त कर लेते हैं, और उनकी जो कोशिका द्रव में जो क्षमताएं हैं, जीवन क्षमताएं होती हैं, वे भी बढ़ जाती हैं। इनमें वही स्फूर्ति, वही जोश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जंतु अपने कॉन्जुगेशन प्रक्रिया को संपन्न करता है और अपने जो पूरे जोश और स्फूर्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। धन्यवाद।